नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर, करोड़ों रुपए के चांदी और जेवरात बरामद हुए हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, जीआरपी जबलपुर ने चेकिंग में 1 करोड़ 27 लाख की चांदी और 20,000 रुपए नगद बरामद किए। 6 किलो 150 ग्राम के चांदी के जेवरात बरामद किए हैं चेकिंग में। और आपको बता दें, जब्त जेवरात की कीमत 30 लाख। आरोपी राजस्थान के पाली का रहने वाला, जबलपुर से मुंबई जा रहा था आरोपी ने सर्राफा से लेनदेन की बात कही। इनकम टैक्स को भी दी गई है सूचना। जीआरपी आगे की जांच में जुटी। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हवाला कारोबार से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। 1 करोड़ 27 लाख और 20,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। 6 किलो 150 ग्राम चांदी बरामद हुई है। और ये समझा जा रहा है कि ये जो चांदी बरामद हुई है इसकी कीमत 30 लाख। प्रतीक जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। प्रतीक, ये बड़ी कार्रवाई की है और ये माना जा रहा है कि हवाला से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बेशक श्रद्धा, कहीं ना कहीं अभी आशंका है कि इसके जो तार हैं वो हवाला जुड़े हुए हो सकते हैं। मुखबिर से जीआरपी को सूचना मिली थी और राजस्थान जिले का पाली का रहने वाला है थाना राम, जिसे गिरफ्तार किया है जीआरपी ने। 1 करोड़ 27 लाख 20,000 रुपए नगद, करीब 30 लाख रुपए से अधिक की कीमत की 6 किलो 150 ग्राम चांदी की जेवरात जो है वो भी इसके कब्जे से जब्त किए गए हैं। जबलपुर से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से दरअसल रात 11 बजे मुंबई जा रहा था, लेकिन इस बीच जीआरपी को जब सूचना मिली, तस्दीक की, पूछताछ की और जब जांच की गई तो ये तमाम जो सामग्री है जिसका मैंने जिक्र किया है ये इसके पास से जब्त की गई है। पुलिस ने फिलहाल इनकम टैक्स को सूचना दे दी गई, जो कि 10 लाख से अधिक की जब्ती है और जो नियम कहता है तो इनकम टैक्स को सूचना दे दी गई है। और कहीं ना कहीं बेशक इसके पहले भी जितना भी मुंबई कनेक्शन जब भी निकला है तो हवाला का कहीं ना कहीं एंगल सामने आया है, तो आशंका है कि इसका भी कहीं ना कहीं जो एंगल है हवाला से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल इसमें तमाम जो जांच है वो की जा रही है। श्रद्धा, बिल्कुल, मुखबिर ने इसकी पूरी सूचना दी थी। और अगर हम रकम की भी बात करें तो 1 करोड़ 27 लाख 20,000 अच्छी खासी रकम है। ये चांदी भी अच्छी खासी 30 लाख की चांदी कीमत बताई जा रही है। और मुखबिर ने इसकी सूचना पूरी दी थी। प्रतीक, तो किस तरीके से इस पूरी बात का खुलासा हुआ? मुखबिर को कहां से ये सूचना मिली? क्या पहले से ये सब कुछ चलता आ रहा है? इससे पहले भी इस तरीके से की वारदातें हुई हैं या हो रही थी जो आज पकड़ में आया है? देखिए, एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जब भी विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव नजदीक आया तभी ऐसी गतिविधियां लगातार पकड़ी गई हैं। इसके पूर्व में 2018 में लगातार रेलवे जीआरपी ने ऐसे 5 बड़े मामले उजागर किए थे जिसमें नकदी पकड़ी गई थी। खास बात यह कि पूछताछ में इसने जबलपुर के एक सराफा व्यवसायी का पैसा अशोक ट्रेडर्स का बताया है। और इसके पूर्व भी हमने देखा कि जब भी आरोपी पकड़े गए उन्होंने किसी न किसी सराफा व्यवसायी का नाम ही लिया है। और ये कहीं ना कहीं बड़ी दिलचस्प बात है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तब ऐसी गतिविधियां बढ़ती हैं और ऐसे मामले सामने आते हैं। तो जब उपचुनाव नजदीक है, इसके पूर्व में इस प्रकार की जब्ती होना, हवाला का एंगल भी पुलिस ने स्पष्ट तो नहीं किया लेकिन आशंका जताई है। तो एक बड़ी जांच की इसमें आवश्यकता है और जल्द खुलासा इसमें हो सकता है। बिल्कुल, जांच का ये विषय है। और जैसा कि आपने कहा कि जब चुनाव या उपचुनाव है ऐसे मामले देखने को मिलते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। और इंदौर में कांग्रेस के माल्यार्पण कार्यक्रम में हंगामा हो गया। दरअसल एक बीजेपी समर्थक के वहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और बीजेपी समर्थक के साथ हाथापाई करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। तो माल्यार्पण का ये कार्यक्रम था, कांग्रेस का कार्यक्रम था। बीजेपी समर्थक वहां पहुंच गए और वहां पर नारेबाजी करने लगे और इस बीजेपी समर्थक के साथ हाथापाई भी हुई। मौके पर बाद में पुलिस पहुंची और पूरे मामले को पुलिस ने शांत कराया। बैतूल से खबर, जहां आदिवासी महिला से बेरहमी से मारपीट, दबंगों ने महिला को सरेआम सड़क पर पीटा। कुत्ते को लेकर विवाद हुआ। घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती। पीड़ित का चिचौली थाना पुलिस पर आरोप। आरोपियों के साथ समझौते का बनाया दबाव। एसपी के संज्ञान में पूरा मामला आया है। संज्ञान में आने के बाद बढ़ाई गई धाराएं। चिचौली थाना क्षेत्र के चूड़िया गांव की ये पूरी घटना है। कुत्ते को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और ये महिला के साथ, आदिवासी महिला जिसके साथ दबंगों ने मारपीट की है, पहले समझौते का दबाव पुलिस भी बना रही थी। पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन एसपी के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तो उसके बाद धाराएं बढ़ाई गई हैं।
तो बैतूल से ये खबर, जहां महिला से मारपीट, आदिवासी महिला के साथ मारपीट हुई है और कुत्ते को लेकर ये पूरा विवाद, आरोपियों के साथ समझौते का दबाव बनाया, ये आरोप पुलिस पर लग रहा है। उसके बाद एसपी के जब संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो संज्ञान में आने के बाद धाराएं बढ़ाई गई। तो अब धाराएं इन पर बढ़ाई गई है। चिचोली थाना क्षेत्र के चूड़िया गांव की ये पूरी घटना है। आरोपियों के साथ समझौते का दबाव बनाया गया और अब जब एसपी के संज्ञान में ये मामला आया तो अब उसके बाद धाराएं बढ़ाई गई। सतना केस भी आप नहीं भूल सकते हैं, अभी पूरा बवाल उस पर चल ही रहा था और सतना केस में पुलिस की लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत और उसके बाद फिर एसपी को भी वहां से हटाया गया। लेकिन यहाँ एसपी के संज्ञान में जब मामला आया तो धाराएं बढ़ाई गई हैं उन दबंगों पर। आदिवासी महिला से मारपीट। मंदसौर से खबर, जहां पटाखों के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई। 55 लाख के पटाखे जब्त। रिहायशी इलाके में बना था गोदाम, किराए पर लिया था गोदाम। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। आयुध विस्फोटक अधिनियम में अब मामला दर्ज हुआ है। 55 लाख के पटाखे जब्त। दिवाली नजदीक है और उससे पहले अब पटाखों का कारोबार और अब किराए पर एक गोदाम यहां पर लिया था। आपको बता दें रिहायशी इलाके में ये गोदाम बनाया हुआ था। 55 लाख के अब पटाखे वहां से जब्त किए हैं और आयुध विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएम शिवराज ने आईफा अवार्ड के आयोजन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना जैसे समय में आईफा जैसे आयोजन की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने आईफा को तमाशा करार देते हुए कहा कि इसके आयोजन के लिए जिससे भी पैसा लिया गया है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है और पैसा जुटाना ही है तो कोरोना जैसे संकट से जूझने के लिए लो। आईफा अवार्ड होना था मध्य प्रदेश में। आईफा की क्या जरूरत है? इस समय कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में हैं। आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता और मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। अब एक ही कंपनी से खबर आई कि 4 करोड़ रुपए हमसे ले लिए गए आईफा के नाम पे। मैंने कहा और किस किस से लिए पता करें, ये ठीक नहीं है। अगर लेना ही है तो कोरोना के लिए लो, दूसरी चीजों के लिए लो। आईफा नहीं होगा, आईफा के तमाशे की कोई जरूरत नहीं। और वहीं सीएम शिवराज ने फूल सिंह बरैया के बयान की आलोचना की। उनकी माने तो भगवान ने सबको समान बनाया है, सबको न्याय मिलना चाहिए। घृणा की राजनीति का देश में कोई स्थान नहीं। इस तरह की बात करना ना तो तर्क संगत है और ना ही न्याय संगत। आज गांधी जी का जन्मदिन है। विचारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए। और सीधे रुख करेंगे रायपुर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद। छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हम सब के साथ यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार राजेश तिवारी जी, विनोद वर्मा जी, अच्छा एक हमारे माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी, खाद्य विभाग को तो भूला नहीं जा सकता, हमारे सभी अधिकारीगण और दुर्ग में देख रहे हैं वहाँ विधायक माननीय अरुण बोरा जी, महापौर जी धीरज वाकलीवाल जी, सभापति राजेश यादव जी, भिलाई के महापौर और विधायक देवेंद्र यादव जी, सांकरा में जुड़े सभी हमारे किसान भाई और बहन
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, दुर्ग में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सभी अधिकारीगण, कृषि विभाग के सचिव गीता जी और उनके सभी अधिकारीगण, लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ में जो नया चुनाव हुआ और उसमें हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने जिम्मेदारी संभाली, हम सबको भी जिम्मेदारी मिली और हम सब ने इस दरमियान कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार उनके आदेशों का पालन करें। भोपाल जहां उपचुनाव के लिए तैयार बीजेपी लीगल सेल, कांग्रेस उम्मीदवारों पर रहेगी नजर। हर विधानसभा में तैनात हुई टीम, हर विधानसभा में 15-15 वकील तैनात। लीगल सेल ने जारी की है गाइडलाइंस। उम्मीदवारों के लिए अब गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो लीगल सेल बीजेपी की तैयार है। उपचुनाव के लिए लीगल सेल तैयार। कांग्रेस उम्मीदवारों पर इस लीगल सेल की नजर रहेगी। हर विधानसभा में टीम तैनात कर दी गई है। हर विधानसभा में 15-15 वकील तैनात। लीगल सेल ने जारी की हैं गाइडलाइंस। उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइंस जारी। लीगल सेल हमेशा वैसे तो तैयार रहती है। चुनाव के दिनों में ज़्यादा और स्फूर्ति उनमें आ जाती, उत्साह आ जाता है। और उस दृष्टि से हम लोगों ने जो 28 विधानसभाओं में चुनाव होना है, लीगल सेल ने सभी विधानसभाओं में 10-10 लोगों की एक टीम गठित कर दी है, जिनमें से 5 लोग मुख्यालय देखेंगे विधानसभा का और 5 लोगों का कार्य रहेगा कि वे फील्ड में जाकर जो फील्ड में अगर कुछ ऐसा कुछ विरोधी कैंडिडेट की तरफ से कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वो उसके अगेंस्ट में तत्काल कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित भी किया है और उनको शिक्षित भी कर दिया है कि किस तरीके से आपको कार्रवाइयाँ करना है। और ऑनलाइन शिकायत करने पर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि उससे एक तो समय बचता है और तत्काल ऑन स्पॉट हम उस पर शिकायत दर्ज कराएंगे। मुख्यालय स्तर पर भी आपने कोई टीम बनाई है जो कि तमाम विधानसभाओं पर मॉनिटर करेगी? जी देखिए, मुख्यालय स्तर पर भी हमने एक टीम बनाई है जो लगातार जिनको हमने काम सौंप दिया है और 24 घंटे वह टीम के सभी सदस्य जो विधानसभाओं में जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहाँ का उनको प्रभार दिया है, उस विधानसभा से वो लगातार 24 घंटे उसमें संपर्क में रहेंगे। जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी निर्देश होंगे कानूनन, उन सब के लिए वे तत्काल तैयार रहेंगे। ये भी देखा जाता है कि कैंडिडेट को कई जानकारी आचार संहिता से जुड़ी पता नहीं चलती है, तो कई बार ये होता है कि वो गलती कर जाते हैं, तो उसको लेके लीगल सेल ने उनको कुछ बताया है या कुछ उनको कोई मार्गदर्शिका दी है? देखिए, और जो नए हमेशा चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ न कुछ थोड़े से परिवर्तन होते हैं, जो सभी को जानकारियां नहीं रहती, कैंडिडेट्स को भी नहीं रहती। तो वो सारे निर्देशों को लेके हमने एक चुनाव निर्देशिका का प्रकाशन करने जा रहे हैं, जो सभी कैंडिडेट्स को रहेगी और वहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनके पास रहेगी, ताकि उनको ये जानकारी रहे कि नए निर्देशों के अनुसार हमें किस हिसाब से आचार संहिता के रहते हुए काम करना है चुनाव में। वो चुनाव निर्देशिका हमारी जा रही। तो इस चुनाव में विशेष रूप से कोविड जैसी महामारी का समय है, तो कोविड को लेकर भी कई दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय ने भी दिए, चुनाव आयोग ने, तो उनको भी हम पूरा करेंगे। और भोपाल जहां 4 सीटों को लेकर पीसीसी में मंथन जारी है, मुकुल वासनिक के दावेदारों के साथ बैठक में कमलनाथ भी मौजूद। मुरैना सीट के दावेदारों के साथ मुलाकात, राकेश मावई और दिनेश गुर्जर से बातचीत। मेहगांव सीट के दावेदारों को भी बुलाया गया। बड़ा मलहरा सीट को लेकर भी चर्चा होगी। असंतुष्टों को साधने की कवायद भी की जाएगी। तो आपको बता दें, 24 सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। 2 बार में अपनी लिस्ट जारी की, पहले बार में 15 और दूसरी बार में 9 नामों का ऐलान किया। अभी 4 नाम और बाकी हैं। 4 नामों पर मंथन चल रहा है। मुकुल वासनिक की दावेदारों के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद हैं।
बड़ा मलहरा पर भी इसमें चर्चा होगी और जो असंतुष्ट हैं उनको साधने की कवायद भी, उनको समझाइश की कवायद भी इस मीटिंग में की जा रही है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने मुझे सौंपा था मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार का। आज भी महिलाओं के अत्याचार और पिछले 8 महीनों में 7 महीनों में जो कानून व्यवस्था है, जो महिलाओं पर अत्याचार, जो रेप, हम देख रहे हैं कि कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज। और उपचुनाव से पहले कमलनाथ का इमोशनल कार्ड सत्ता गंवाने पर पूछा, मेरी क्या गलती थी। कमलनाथ का इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। तो अब साम दाम दंड भेद और अब इमोशनल कार्ड पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। मैंने किसानों का कर्जा माफ करने की योजना की शुरुआत करी। मैंने बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट, किसानों के लिए बिजली में राहत। कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया कि मैंने गौशाले बनाए? ये मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की आम जनता से, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से, कि कौन सा पाप, कौन सी गलती कमलनाथ ने करी थी जो है आप सबके सामने है। आज 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 मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में क्या हमारी नीति और नियत थी। मध्य प्रदेश पुकारे दिल से। तो ये कमलनाथ का वीडियो जो अब वायरल हो गया है। भोपाल एमपी कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर आउट किया है। बीजेपी के पहले 15 साल और हाल के 5 महीने के कार्यकाल पर कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में लगाए जनता के आरोप, सरकार पर कृषि बजट में कटौती करने का लगाया आरोप, कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का लगाया आरोप। कांग्रेस पूरे प्रदेश में बांटेगी ये ब्लैक पेपर। तो साम दाम दंड भेद, हर तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है और अब कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर जारी किया। कल वचन पत्र जारी किया था, मिनी वचन पत्र, और अब ब्लैक पेपर, जिसमें जो भी बीजेपी के पिछले 15 साल और ये जो 5 महीने हैं, इसके पूरे कार्यकाल में जो खामियां हैं वो उस ब्लैक पेपर में लिखी हैं और जनता के, कांग्रेस ने वो सब कुछ ब्लैक पेपर में लिखा है। जनता के आरोप, सरकार ब्लैक पेपर में लगाए जनता के आरोप, सरकार पर कृषि बजट में कटौती करने का आरोप, कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का आरोप। ये कांग्रेस, क्या इसका पीछे मकसद है? जी नमस्कार। देखिए 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही। उन 15 सालों का जो कार्यकाल रहा और उन कार्यकाल में जो असफलता रही, किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, SC ST पर अत्याचार बढ़े और रेत माफिया बढ़ा, भू माफिया बढ़ा, मिलावट माफिया बढ़ा, मिलावटखोरी बढ़ी। ये सारी की सारी घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं। अगर हम जाएं, मैं लगातार पिछले 15 साल में उनके साथ विधानसभा में था, हम जाएं, प्रतिदिन 7 किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। प्रतिदिन 14 बलात्कार महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में हो रहे थे। अब और बढ़कर और संख्या और बढ़ गई है। प्रतिदिन 3 सामूहिक बलात्कार मध्य प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के साथ। लेकिन सर बीजेपी तो कह रही है कि जो 15 महीने की सरकार थी वो भी उसमें भी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, कर्ज माफी किसानों की नहीं, अत्याचार, कानून अपराध तेजी के साथ बढ़ा। देखिए उस समय जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। 27 लाख किसानों का कर्जा प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त का माफ़ कर दिया गया। तृतीय किस्त के किसानों का कर्जा माफ़ करने की बारी आई, तब तक इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, विधायकों को खरीद करके, मंत्रियों को खरीद करके सरकार गिराने का काम। ये ब्लैक पेपर आप लोग जारी कर रहे हैं, तो क्या ये जनता के बीच असरदार होगा?
बिल्कुल असरदार होगा। सबसे बड़ा असरदार तो ये बात है कि जनता के खातों में जो कृषि ऋण माफ़ी का पैसा गया है 2 किस्तों में हो गई, 1 किस्त बची थी। नंबर 1। नंबर 2, बिजली के बिल का 100 रुपये 100 यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल किसानों का लोगों का जाता था, वो आज 3-3 हज़ार से लेकर के 20-20 हज़ार तक का बिल। तो खेत किसान और बेरोजगारी से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ ही 15 साल के बीजेपी की सरकार के कार्यकाल को लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच जाने की तैयारी में, ताकि उपचुनाव से पहले इन मुद्दों को भी पेश कराया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का आरोप पत्र कांग्रेस पर ही पलटवार कर रहा है और इस आरोप पत्र का जनता जवाब देगी। कांग्रेस का ये आरोप पत्र दरअसल कांग्रेस के खिलाफ है। हम इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव में जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, कर्जा माफी का मसला हो, तमाम प्रकार की योजनाओं को बंद करने का मामला हो, विकास की परियोजनाओं को ठप्प करने का मामला हो, अटल प्रोग्रेस बैंक की पूरी फाइल ठंडे बस्ते में डालने का मामला हो, अस्पतालों का विस्तारीकरण का मामला हो, सुविधा देने का मामला हो, इन सारे मामलों पर कांग्रेस के विरोध में ही तो हम चुनाव खड़ा कर रहे हैं, मुद्दे लेकर जा रहे हैं। इसलिए ये पलटवार करने वाले हैं, ये कांग्रेस को ही कटघरे में खड़े करने वाले। लाइए आरोप पत्र, लाइए जनता में वितरित करिए, जनता इसका जवाब देगी। प्रदेश में विगत दिनों बंगला पॉलिटिक्स में प्रभावित हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को अब जाकर नया आवास आवंटित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 इमली स्थित बंगला खाली करने के लिए 7 दिन का अंतिम समय दे दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव की डिवीजन बेंच के समक्ष पूर्व मंत्री शर्मा द्वारा दायर की गई याचिका में उनके अधिवक्ता ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने 23 सितंबर को क्वार्टर का आवंटन कर दिया गया है, इसलिए अब उन्हें 7 दिन की मोहलत बंगला खाली करने के लिए दे दी जाए। इसे हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अब पूर्व मंत्री शर्मा को 4 इमली स्थित अपना बंगला खाली करने के लिए 7 दिन का समय और मिल गया है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री शर्मा की ओर से दायर की गई इस दूसरी याचिका में कहा गया था कि गृह विभाग द्वारा नया बंगला आवंटित किए बिना ही 4 इमली स्थित पुराने बंगले से बेदखल करने की तैयारी की जा रही थी। याचिका में यह भी बताया गया था कि 5 सितंबर को नया बंगला आवंटित करने के लिए आवेदन कर दिया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से उन्हें नया आवास दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।